नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया आपका पेपर के लिए। प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं लगातार। 13वां प्रैक्टिस सेट चल रहा था। पहला पार्ट स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे। यदि पहला पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सेट नंबर 2 देखेंगे आज, जिसमें हम 26 से 50 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। प्रश्न आपका है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो होता है, कौन होता है? बी, ओ, ए या ए बी? ये प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में भी आपसे पूछा था। कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन बिल्कुल ओ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ओ जो है, इसे सार्वत्रिक दाता के रूप में जो है वो जाना जाता है, और सर्वग्राही के रूप में जो है वो ए बी को जाना जाता है। दोनों ही ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही के रूप में ए बी को जाना जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होता? तो ओ जो है, यही आपका रक्त समूह जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए इसका जो रुधिर होता है वो सभी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको चढ़ाया जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त जो समूह है उसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है उन्होंने की थी। नाम ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1868 में वियना में जो है वो हुआ था, पर नाम आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। 27 प्रश्न आपका है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा जो है वो दी गई थी? चार नाम है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? जैकब और मोनोड, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन और क्रिक के बाद है एच जी खुराना, और इनमें से कोई नहीं। तो जो खुराना है, एच जी खुराना, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए किस संदर्भ में आता है। और आपका आंसर सबसे पहले बात करते हैं तो बी वाला वॉटसन और क्रिक जो है वो सही होगा। वॉटसन और क्रिक जो है, इन्होंने 1953 में जो है डीएनए जो है इसकी द्विकुंडलिनी जो संरचना है वो जो है वो दी थी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। कब पुरस्कार मिला था? 1962 में मिला था। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। साथ ही साथ मैंने कहा एच जी खुराना का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एच जी की फुल फॉर्म होती है हर गोविंद खुराना। इनकी बात करें तो इन्हें ये जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के जो है वो पहले वैज्ञानिक थे। तो आपका आंसर बी वाला सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, जो स्वर्णकार होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया, वो इनमें से किसको मिलाकर बनाया जाता है? इनका एक निश्चित रेशियो भी होता है, और इसे अम्लराज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक्वारेजिया जो है उसके बारे में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HCl, नाइट्रिक अम्ल तो आपका HNO3 है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये HCl है। HCl और HNO3, इसको 3:1 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनका रेशियो भी होता है, इसमें मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। इसी को अम्लराज के नाम से जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित जो है वो किया जाता है, किससे किया जाता है? डायनमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर रेक्टिफायर? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। यहां पर आपका एक और प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर आपका जो है वो सही हो जाएगा। और डायोड वॉल्व या फ्लेमिंग वॉल्व जो है उसका जो यूज है वो दो रूपों में किया जाता है। एक तो आपका दिष्टकारी के रूप में, जिसे हम एज अ रेक्टिफायर कह सकते हैं, और दूसरा दूसरा जो है आपका डीमॉड्यूलेटर जो है उसके रूप में यूज किया जाता है। तो दिष्टकारी के रूप में यानी रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। इसमें एसी को डीसी में जो है वो बदला जाता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। फिर मैंने कहा था कि एक प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। वो पूछा जाता है इस डायनमो और वैद्युत मोटर के संदर्भ में। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है और यांत्रिक ऊर्जा है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर जो होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर करके ही लिखा रहता है प्रश्न में, और डायनामो जब पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लास्ट प्रश्न आपका है विज्ञान के, क्योंकि 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न आपका है फायर हेलियोमीटर जो है इसका यूज इनमें से किसे नापने के लिए जो है वो किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, या फिर हवा ताप, या फिर पौधों के ताप। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सोलर रेडिएशन जो है वो सही होगा। सोलर रेडिएशन जो है इसको मापने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो तापमापी होता है ना, ये स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार स्टीफन के नियम के अनुसार क्या है, उच्च ताप पर कोई वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम फॉर्मूले में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ई अनुक्रमानुपाती टी की घात 4, इस टाइप से जो है इसे लिखते हैं। तो विज्ञान के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं हमारे मैथ के 5 प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या है, उनके अंकों का योग 10 है। मैंने क्या कहा है, इस टाइप के प्रश्न को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चारों में देखिए संख्या ही पूछी गई है, तो चारों में देख लीजिए दोनों का जोड़ जो है वो 10 है, तो इसमें भी है, इसमें भी 7 3 10, 7 3 10, 2 8 10। तो पहला जो लाइन है वो सब पे फॉलो हो रही है। दूसरा कह रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या जो है वो 36 कम हो रही है। अब जैसे 82 है यहाँ पर, अब संख्या अगर बदल जाएगी तो क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और कह रहा है जब संख्या बदल दी जाती है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अब यहाँ पर तो संख्या कम होने के या ज्यादा होने का आप बाद में देखेंगे, पहले तो इनका डिफरेंस ही 36 देख लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका 54 होगा, ए ऑप्शन कट जाएगा। 73 को चेंज करेंगे 37 आएगा, और 37 को चेंज करेंगे 73 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी 36 होगा, इसका भी डिफरेंस 36 होगा, और इसमें 82 आएगा, इनका भी डिफरेंस 36 नहीं होगा, डी भी कट जाएगा। अब बी या सी में से आपको छांटना है, तो किसमें आपको देखना है कि संख्या 36 कम हो रही है। तो देखिए प्रश्न में पूछा क्या था, बदली हुई संख्या कौन सी, तो ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये बदली हुई संख्या है, यानी कि जो मूल संख्या है 73 ये आपकी मूल संख्या थी, तो इसके नंबर बदलने पर आपका बदली हुई संख्या 37 आ रही है। तो 73 से 37 देखिए यहाँ पर कम हो रहा है, और यही तो प्रश्न कह रहा है, तो संख्या 36 कम हो जाती है, इसलिए सी वाले आप ऑप्शन के साथ जो है वो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान ज्यादा हो रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसी प्रश्न को आप x मान के y मान के भी कर सकते हैं, जहां पर संख्या को 10x प्लस वाई के फॉर्म में आप मानेंगे। जो भी यहाँ पर मान, जैसे कि पहले वाली लाइन में लिखा हुआ है, इसका एक समीकरण बना लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। इसी प्रकार अंक परिवर्तित करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का आपस में सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, और उसे जो है आप जो संख्या स्टार्टिंग मानेंगे उसमें पुट कर देंगे, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा। 32 प्रश्न है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 जो है वो दे रखा है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो स्कूल में जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या, इनका रेशियो दे रखा है, तो आप इसी रेशियो के फॉर्म में चाहे तो मान भी मान सकते हैं। यहाँ पर 3 रेशियो है लड़कों का, तो मान लीजिए संख्या जो है यहाँ पर लड़कों की 300, लड़कियों का यहाँ पर रेशियो 2 है, तो इसको मान लीजिए 200। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे आपके टोटल छात्र। और इन्हीं में कह रहा है कि 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अगर 20% छात्र लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने ऐसे लड़के हैं जिनको नहीं मिल रही है, तो टोटल 100 में से आप 20 को घटाएंगे तो 80% ऐसे छात्र हैं जिनको नहीं मिल रही है। तो इस 500% जो है इसका आप 80% निकालेंगे। छात्रवृत्ति ना मिलने वाला काम इसलिए निकालने क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो 500 का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। तो 500 गुणे 80 और बटे में 100, ये दोनों जीरो काट देंगे, 80 गुणे 5 करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। 5 8 जा, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो 5 है आप 500 में क्यों निकालेंगे, आप टोटल में नहीं निकालेंगे, आप जितने छात्र हैं लड़के हैं उन्हीं पर निकालेंगे ना। यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि लड़के हैं
300, लड़कियां हैं 200। तो जो 20% लड़कों की बात हो रही है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो वो इन 300 में से निकालेंगे, इसलिए 300 गुणे 80/100 करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काटेंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो, 8 3 जा 24, 240 यहाँ से निकल करके सबसे पहला मान आएगा। सेम चीज यहाँ पर लड़कियों के लिए भी निकाल लेंगे, तो टोटल संख्या उनकी 200 थी और 25% ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो बची कितनी जिनको नहीं मिलती है, 75% को। तो आप 200 का यहाँ पर 75% और जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ से जीरो दोनों कट जाएंगे, तो 75 दूना 150 होता है, 150 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। छात्रवृत्ति ना पाने वाले लड़कों की संख्या 240 और लड़कियों की संख्या 150। प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उसके लिए परसेंटेज निकाल लेंगे। सबसे तो टोटल नंबर निकाल लेंगे, तो 240 और 150 दोनों मिलाकर 390 ऐसे लड़के और लड़कियां जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। टोटल छात्र कितने थे, 500 थे, मैंने बताया ना, 300 + 200, और परसेंटेज में निकालना है यानी कि गुणे में जो है वो 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ से आपका 78% निकल करके आ जाएगा। 33 प्रश्न देखते हैं आपका। 519841 जो है इसका वर्गमूल पूछा गया है। ये तो हम आपको काफी बार वर्गमूल करके बता भी चुके हैं। वर्गमूल का वही प्रोसीजर जो होता है उसी से कर सकते हैं। 721 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 3 छात्र हैं जिनके एक परीक्षा में एवरेज अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और वो न्यूनतम अंक कितने हैं जो कि एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और ये अन्य छात्र जो है उनसे कम हो, और 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 जो है वो पहुंच जाए। ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न में आप स्टार्ट करेंगे टोटल नंबर निकालने के लिए, क्योंकि 3 यहाँ पर छात्र हैं और उनके नंबर 25 में से 18 हैं, तो टोटल 18 नंबर है 3 छात्रों के, तो 18 3 कितना होगा, 54 अंक जो है वो टोटल निकल करके सबसे पहले आएंगे उनके अंकों का योग। अब ये भी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और लास्ट में लिखा है कि 5 छात्रों का कुल जो एवरेज है वो बढ़कर 20 हो जाए, तो इसका भी टोटल निकाल लेते हैं। 5 × 20 करेंगे, यहाँ से आपका निकल करके 100 आ जाएगा। अब पहले ऊपर के 3 छात्रों का निकला था, लास्ट में 5 का निकला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो जो 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं छात्र उनके बराबर हो जाएगा। तो 54 और 100 में डिफरेंस आपका कितना आएगा, 46 का जो है वो डिफरेंस आएगा। तो ये जो 46 नंबर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा उन 2 छात्रों का जो कि 2 नए छात्र जो है वो जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि वो जो 2 छात्र हैं उनका टोटल जो है 46 नंबर है। अब इसी 46 में आपसे ये पूछा गया है कि वो न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और वो अन्य छात्रों से कम हो, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको प्रश्न में यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि जो 25 अंक हैं उनमें से 18 पाए हैं, यानी कोई बच्चा मैक्सिमम कितने अंक पा सकता है, 25 मैक्सिमम पा सकता है। तो अगर 46 दोनों का टोटल है तो एक बच्चे को मैक्सिमम मिलेंगे तभी तो दूसरे को न्यूनतम मिलेंगे। तो 25 आप निकाल दीजिए इसमें से 46 में से, तो 46 और 25 का जो डिफरेंस है वो 21 आ जाएगा, यानी कि जो दूसरा छात्र है उसको जो न्यूनतम अंक मिले हैं वो 21 अंक मिले हैं। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपका आसान था, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने का जो है वो है। एक बार हम क्विक तौर पर फिर से समझा देते हैं कि 3 छात्र थे, उनका सबसे पहले टोटल हमने निकाला क्योंकि 25 में 18 नंबर पा रहे थे, तो 18 3 54 कर लिया। फिर हमने क्या किया, लास्ट में कह रहा है कि 5 छात्र जो हैं 2 बढ़ने के बाद 2 बढ़ गए उनका हमें नहीं पता, 5 का कितना है एवरेज 20 बढ़ा जा रहा है, तो यहाँ से हमने टोटल निकाल लिया तो 100 आ रहा है। अब जो 2 छात्र नए शामिल हो रहे हैं उसको निकालने के लिए पहले स्टार्टिंग के 3 छात्रों का लास्ट के 5 छात्रों का डिफरेंस जो होगा वो इन 2 विद्यार्थियों को निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 46 निकल के आ गया। अब 46 तो निकल कर आ गया, अब हमें ये नहीं पता इसमें कितने न्यूनतम और कितने अधिकतम है। इसके लिए हमने प्रश्न में यहाँ पर एक भाग जो दे रखा है कि 25 में से 18 जो छात्र हैं वो अंक पाए, यानी 25 जो है वो न्यूनतम 25 जो है वो अधिकतम अंक जो है वो छात्र पा सकता है। तो एक के 25 हम मान लेते तभी दूसरे के न्यूनतम अंक निकल कर आएंगे, क्योंकि प्रश्न में न्यूनतम अंक ही जो है वो पूछे गए थे। अगला देखते हैं आपका 35। 5 प्रश्न आपके आते हैं मैथ के कि यदि 2 की घात x गुणे 5 की घात x इसके अंत में जो है वो 5 होता है, तो x का मान जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, या x का कोई मान ही नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, x का मान की जगह मान लीजिए x का मान यहाँ पर 1 रख के, तो 2 की घात 1 करेंगे, 5 की घात भी 1 हो जाएगा जब x की जगह 1 रखेंगे।
तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 1-1 रखने पर 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर चाहे तो आप 0 भी रख के देख सकते हैं, तो 2 की घात 0 करेंगे, किसी भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा तो 1 गुणे 1 यहाँ से 1 आएगा। प्रश्न में कह रहा है अंत में 5 आना चाहिए, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, 1 मतलब 0 रखने पर भी आपका 1 आ रहा है, तो वहाँ पर भी नहीं मान फिट बैठेगा। यहाँ पर आप क्या करिए, 2 रख के देख लीजिए, क्योंकि यही 3 ऑप्शन में ही है, इसलिए हमने पहले 1 रख के देखा, फिर 0 रख के देख रहे हैं, फिर 2 रख के भी देख लेते हैं। तो 2 की घात आप 2 करेंगे तो 4 आएगा, गुणे 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। क्या इसमें अंत में 5 आ रहा है जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है? इसमें भी नहीं आ रहा है। तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे, डी वाला x का कोई मान नहीं होगा, ये जो है आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आप आसानी से कर सकते हैं। अब 5 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं। प्रश्न आपका है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। बताइए 8, 5, 7, 12 कौन सा इनमें से सही होगा? नाम भी इनके पता होना चाहिए। कई बार नाम इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कांड में नहीं आता है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर की बात करते हैं, आपका टोटल 7 जो है वो यहाँ पर कांड है, सी वाला सही होगा। अब इनके क्रम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है बाल कांड, दूसरे नंबर पर आपका आता है अयोध्या कांड, तीसरे नंबर पर आपका आता है अरण्य कांड, चौथे नंबर पर आपका आता है किष्किंधा कांड, पांचवें नंबर पर आपका आता है सुंदर कांड, छठे नंबर पर आपका आता है लंका कांड और सातवें नंबर पर आपका आता है उत्तर कांड। सीरियल ध्यान रखिएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपका सबसे लास्ट में उत्तर कांड। 37 नंबर प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाने से अर्थ क्या होगा मुहावरे का? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या फिर बहुत ही आशा रखना, क्या होगा? आंसर की बात करते हैं, तो बहुत कठिनाई झेलना आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा, या इसी को हम कहते हैं कठिन परिश्रम जो है वो करना, जो वाक्य आपके प्रश्न में दे रखा है। वैसे तो आपका बहुत कठिनाई झेलना ही लोहे के चने चबाकर जो है वो इसका अर्थ होता है। 38 प्रश्न है कि निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। पहला कह रहा है राधा घर नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है। राम पाठशाला बैठा है, बिल्कुल गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, बिल्कुल गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, डी बिल्कुल सही है। देखिए कुछ तो है जो आप ऐसे ही पढ़ के बता सकते हैं। राधा घर नहीं है नहीं होता है, राधा घर में नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, में आएगा, तब आपका शुद्ध हो जाएगा। राम पाठशाला में बैठा है, तब आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। आपने अवश्य सुना होगा होता है, आप अवश्य सुने होंगे क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने अवश्य सुने होंगे नहीं, सुना होगा, तो ये इस टाइप से सही होगा, डी वाला यहाँ आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न है, अन्य और अन्य ये शब्द युग्म है, अर्थ इसका बताना है। अनाज दूसरा होगा, अन्य माने क्या होता है, दूसरा ही होता है आपका, तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। अनाज फल पेड़ पौधे दूसरा पर आया, देखिए बाकी सभी कट जाएंगे, ए वाला ही सही होगा। अन्य जो है खाने वाला होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है दूसरा। कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है आपको बताना है। वागीश्वरी, शारदा, सुधी, वाणी, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो सुधी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सुधी जो है सरस्वती जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो शब्द हैं वागीश्वरी हो गया, शारदा हो गया, वाणी हो गया, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। और अगर बात करें सुधी किसका पर्यायवाची है, तो सुधी जो है ये पंडित का जो है वो पर्यायवाची होता है। पंडित के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, सुधी होता है, विद्वान होता है, कोविद होता है, बुद्ध होता है, विज्ञ होता है, धीर होता है, विलक्षण होता है, इस टाइप से होते हैं। अब हमारे 5 प्रश्न इंग्लिश के आते हैं। तो सबसे पहले पैसेज आता है, द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ये वाला हमने पैराग्राफ देखा था, तो हम सीधे इस पर बेस्ड जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में वही बताया गया था कि जो पहले के मानव थे किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, खाने में क्या-क्या खाते थे, और जो पेड़-पौधे के पत्ते होते हैं उसको पहनते थे, इस टाइप से सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर डायरेक्ट कि व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नॉट डू टू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, लुक्ड फॉर ट्रेजर आपका सही होगा। प्राग ऐतिहासिक मानव के बारे में पूछा गया था कि कौन जो है, किसके बारे में स्टडी जो है वो नहीं की जाती है, तो आपका इसके बारे में नहीं की जाती, बाकी सभी के बारे में जो है वो की जाती है। तो इसका अध्ययन जो है वो किया जा चुका है, बाकी सभी का अध्ययन किया जा चुका है, केवल वो सी वाले ऑप्शन को छोड़ के। 42 प्रश्न है, इनकरेक्ट पार्ट आपको बताना है, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो बताना है कौन सा इन चारों में से जो है इनकरेक्ट पार्ट जो है वो होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका माई ओल्डर ब्रदर जो है ये आपका यहाँ पर होगा। यूज क्या होगा, यानी कि ये तो आपका गलत है, इनकरेक्ट पार्ट है। सही क्या होगा, तो यहाँ पर एल्डर ब्रदर जो है आपका सही होगा। एल्डर ब्रदर जो है आपका सही होगा। एल्डर जो है पर्सन, उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो उसी फैमिली का हो। जैसे आपकी फैमिली में ही आपसे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो वहां पर आपका एल्डर वर्ड जो है आप उसका यूज करेंगे। 43 प्रश्न है कि यहाँ पर बताना है आर्टिकल क्या होगा, डैश द ताजमहल इज डैश द मोन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने बताया है आपको, पूरे आर्टिकल बताए हैं कि जो कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होता है, जैसे यहाँ पर ताजमहल की बात हुई है, इन सभी से पहले आपका दा का यूज होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दा आ जाएगा। ए या सी में से कोई आंसर होगा, ये दोनों कट जाएंगे। फिर अगर बात करें कि सेकंड वाले पॉइंट की, यहाँ जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर एम आ रहा है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम ए यूज करते हैं, यहाँ पर ए आ जाएगा, तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। ये आपका सेंटेंस है, तो आपको इसको बताना है कि सही जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन रवि सेड टू किस में चेंज होगा, वर्क हार्ड जो है फ्रेंड को किया जा रहा है, तो एडवाइज्ड किया जा रहा है, ऑर्डर तो करता नहीं कभी कोई फ्रेंड को, पूछ तो रहा ही नहीं है, और सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा, तो आपका सी वाला देखिए एडवाइज लिखा हुआ है, यही आपका होगा आंसर भी। रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से टू जो है आपका जुड़ेगा सेंटेंस, और वर्क हार्ड जो है वो हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है इंग्लिश का, जिसमें एक्टिव पासिव वॉइस पूछा गया है, दे विल लॉफ एट यू। इसका आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो यू आपका जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि चारों ही ऑप्शन में है यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप देखेंगे तो विल जो है उसके साथ बी आएगा, क्योंकि विल जो है विल बी हो जाता है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और उसके साथ बी भी जो है आपका जुड़ जाता है। उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आएगी, लॉफ है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉफ्ड होती है। और बाद में आपका बाई से जो है सेंटेंस जो है जुड़ जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो एट बाई देम आपका हो जाएगा, दे का देम में चेंज हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग पोर्शन के आते हैं, देखते हैं इसको। यदि ए को 1 से, बी को 2 से, और इसी प्रकार जेड तक अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जेड को 26 से अगर प्रतिस्थापित करते हैं, तो प्रॉब्लम शब्द जो है इसके लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा। तो बताइए इसका आंसर हम कैसे करेंगे, कौन सा आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को 1 लिखा है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू सीधे सीधे नंबर उसी का ही लिख देना है। पी की जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 16। आर की प्लेस वैल्यू 18। ओ की प्लेस वैल्यू 15, बी की 2 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12, ई की 5 होती है, और एम जो है इसकी 13 होती है। बस टोटल योग पूछ लिया गया, इन सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जोड़ने पर मान 81 आएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया कि कैसे प्लेस वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, इजोटी आप याद रखिएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है, और वाई की 25 होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखना था, पी की देखना था, तो हम ए बी सी डी से गिनना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम ये देखेंगे इनमें से किसके पास है।
तो आप देखेंगे कि जो ओ है MNOP तुरंत आता है, तो 15 के जस्ट एक आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी जो प्लेस वैल्यू है ओ के बाद 15 तक हमें पता है, 15 से एक बढ़ के 16 निकल के आ जाएगी। इस टाइप से आप आसानी से इजोटी जो है इसको ध्यान रखिएगा। 47 प्रश्न है आपका, ये दे रखा है कथन और निष्कर्ष इसके दे रखे हैं, आपको बताना है कौन जो है वो अनुसरण इसमें करता है। इस टाइप के प्रश्न मैंने काफी कराए हैं आपको। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो मान यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि पूछा गया है पहला निष्कर्ष कि v जो है वो s से बड़ा है, आपको यहाँ पर देख लेना है v कहाँ है s कहाँ है, ये v है और ये जो है आपका s है। इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्रम बना लेना है। जैसे v जो है आपका ये बराबर है u, और u जो है आपका ग्रेटर देन है t के, और t और s में देखिए यहाँ पर संबंध क्या है कि t आपका बड़ा है, t ग्रेटर देन है s के, ये आपका क्रम बनेगा इससे। इसमें पूछ रहा है v आपका s से जो है वो बड़ा है, तो कि v यहाँ है s यहाँ है, तो क्या ये v s से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए b जो है और h में संबंध की h जो है वो b से जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है, तो यहाँ पर भी सेम चीज बनाकर देख लीजिए। b आपका ये है, h आपका देखिए सबसे यहाँ पर है, तो यहाँ इसका क्या बनेगा, b ग्रेटर देन v इक्वल टू u, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू t, और लास्ट में t और h का संबंध क्या है कि h जो है आपका बड़ा है, h की साइड आपका मुंह रहेगा और ग्रेटर इक्वल भी रहेगा, ये आपका बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है b और h में संबंध कि h आपका ग्रेटर देन और इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर जो है आपका h है, तो देखिए क्या है ये, तो ये भी आपका नहीं है, तो दूसरा वाला भी कट जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता। इसको हमने डिटेल में से पहले के जो भी सेट कराए उनमें हमने बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपकी लिख दिया है। 48 प्रश्न है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 15 नवंबर 2018 को अगर गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, और रविवार आपका जब आएगा 2020 में तो वो लीप ईयर हो जाएगा। फिर 2020 के बाद 2021 तक जाएंगे, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा हो जाएगा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि जब नेक्स्ट ईयर में उसी तारीख को बढ़ते हैं, तो जो दिन है वो आपका एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो उसी तारीख को यानी कि 15 नवंबर 2019 एक साल बाद अगर आप देखेंगे, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा, गुरुवार से शुक्रवार हो जाएगा। परंतु अगर वो लीप ईयर है, तब वो आपका 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर जब 2020 की बात होगी, 15 नवंबर 2020 की, तब आपका क्या होगा, तो पहले शुक्रवार था, तो यहाँ पर शनिवार ना होकर के रविवार हो जाएगा, लीप ईयर है इसलिए। तो 15 नवंबर 2020 को लीप ईयर हो जाएगा। अब 15 नवंबर 2021 को, तो रविवार से जस्ट एक दिन बढ़ जाएंगे, सोमवार आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 प्रश्न आपका है, श्रृंखला दे रखी है, आपको बताना है आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, श्रृंखला को जो है ये लिखा है ना, उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा किया जा रहा है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कहाँ से आधा भाग है आपका, तो लगभग यहाँ से आपका जो है वो आ रहा है आधा भाग। 7 से आप उल्टा करेंगे तो 7 लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, उसके बाद इस टाइप से परसेंटेज 5 के, फिर डॉलर साइन एस करके, फिर ए, फिर 2, फिर हैच, फिर आर, फिर 3, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ वाला जो मान है उसको नहीं आप उल्टा करेंगे, क्योंकि पहले भाग को ही उल्टा करने को कहा गया है, तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे, यानी कि एंड फिर एन वाई प्लस एक्स बी स्लैश एल क्यू एट द रेट और 1। अब पूछा गया है कि दाएं से 18वां पद, तो बायां उधर होगा दायां इधर होगा,
दाएं से 18वां पद देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसके जो है वो दाएं के आया आपका। अब इसके दाएं जो है वो 15वां पद पूछा है, तो इसका दायां इधर होगा, बायां उधर होगा। इधर दायां गिन लीजिए, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्यू आपका निकल करके आ जाएगा। ये हो गया पहला तरीका, जो आप नॉर्मली करते हैं कि आप यहाँ गिनने बैठ जाते हैं। इसी को शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है? शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 18 पद कह रहा था इधर साइड से। इधर से जब 18 पद यहाँ तक आप पहुंचेंगे, मान लीजिए आपको नहीं पता है कहाँ पहुंचेंगे, पर जब आप इधर से गिनेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। आप मान लीजिए कि कहीं भी आप पहुंच रहे हैं इस नंबर पे, कह रहा है उसके दाएं दाएं जाना है उधर साइड, यानी कि वापस से उस साइड जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ ना करिए, इस 18 नंबर को इस 15 से माइनस कर दीजिए। 18 में से 15 घटाएंगे, 3 बचेगा। तो आप कुछ ना करिए, इधर से 3 गिन लीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्यों आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अगर ये कह रहा होता कि 18 पद जो है इसके बाईं तरफ, उस तरफ और जाना होता है, तो आप क्या करते, उसी में 18 में नंबर और जोड़ लेते हैं। तो बस इस टाइप से निकाल सकते थे। आपको यहाँ से गिनने की आवश्यकता 2 बार नहीं पड़ती कि पहले आप 18 गिने फिर उसके बाद 15। कई बार गिनने में भी गलती हो जाती है। तो फिर एक समय यहाँ पर ये भी बचता कि जो आपने पहला जो श्रृंखला है इसको उल्टा, जो भाग को उल्टा लिखा है, ये नहीं लिखना होता। जब आपको पता होता कि 15 और 18 15 का 3 ही डिफरेंस आना है, क्योंकि लास्ट के तो ये नंबर बदलते नहीं। तो आपका लास्ट में आता तो आंसर क्यों, तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पहले भाग को बदलें या ना बदलें। इसमें भी आपका समय बचता है, आप डायरेक्ट क्यू लगाकर यहाँ पर आंसर आ जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न हम करा रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में के केजी 1 जो है उसके प्रवेश जो आवेदन है उनकी संख्या में तेजी से जो है वो वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावक में क्रोध उत्पन्न होता है और कार्यवाही के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उसमें पहला और दूसरा करके कथन यहाँ पर लिखा है। पहला कह रहा है चयन के जो मानदंड है उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच जो है वो शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। तो आपको बताना है जो ऊपर लाइन लिखी थी उसके लिए इनमें से सही कौन सा, दोनों 1 और 2 मजबूत हैं, केवल पहला मजबूत है, दोनों ही मजबूत नहीं है, केवल दूसरा मजबूत है, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि दोनों ही आपके मजबूत हैं। या तो आप चयन का जो मानदंड है उसका आप स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ताकि जो अभिभावक हैं वो परेशान ना हो, और दूसरा भी सही है कि अगर इस टाइप से परेशानी हो रही तो आप चाहें तो बैच बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो दूसरी शाखा खोल सकते हैं। दोनों ही आपके यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता जो है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस या फिर धर्मवीर भारती? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे 2 हैं, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।